नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को आखिरकार जमानत मिल गई। चारा घोटाले में वो 3.5 साल से जेल में सज़ा काट रहे थे। सज़ा की आधी मियाद पूरी होने के बाद उनको ज़मानत मिल गई। हालांकि अभी उनका इलाज चल रहा है दिल्ली के एम्स में और ठीक होने के बाद ही घर जाएंगे। लेकिन आज मैं बात लालू प्रसाद यादव की नहीं कर रहा हूँ। मैं आज बात आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की करूँगा। 3 प्रश्न हैं। क्या जगन मोहन रेड्डी दक्षिण के लालू प्रसाद यादव बनने वाले हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जगन मोहन रेड्डी को जेल जाने का डर क्यों सता रहा है? और तीसरा सवाल, जेल जाने की नौबत आई तो वो किसे मुख्यमंत्री पद सौंपना चाहते हैं, किसको इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं? इन तीनों मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन पहले जगन मोहन रेड्डी की अब तक की यात्रा की कुछ बात कर लें। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के बेटे हैं। राजशेखर रेड्डी सोनिया गांधी के बहुत करीबी थे। कांग्रेस के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती थी। और याद रखिए 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद अगर यूपीए की सरकार बनी तो उसमें सबसे बड़ा योगदान राजशेखर रेड्डी का था। आंध्र प्रदेश से जिस तरह से वो सीटें जीत कर लाए तब तक आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। लेकिन 2 सितंबर 2009 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद कांग्रेस विधायक दल के ज़्यादातर सदस्य चाहते थे कि जगन को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन सोनिया गांधी इसके लिए तैयार नहीं थी। क्यों नहीं थी ये किसी को नहीं मालूम। क्यों उन्होंने ये फैसला किया जगन को अलग रखने का, किसी को नहीं पता है। जगन ने उस समय इसका ज़्यादा विरोध नहीं किया। वो एक यात्रा निकालना चाहते थे, ओडारपू यात्रा। ओडारपू तेलुगु का शब्द है जिसका मतलब है सांत्वना यात्रा। जब राजशेखर रेड्डी की मौत हुई तो उसके बाद कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, शॉक में आकर, सदमे में आकर। कई लोगों को हार्ट अटैक हो गया, कई लोग और कई तरह से बीमार हो गए। वो चाहते थे कि उन ऐसे लोगों के परिवारों से मिलें और उनको सांत्वना दें कि उनकी संकट के घड़ी में वो साथ हैं। उन्होंने जिस तरह से उनके पिता के प्रति उनका लगाव था, उनके प्रति भी बना रहना चाहिए। इसकी इजाज़त के लिए 6 महीने तक जगन और की माँ विजयम्मा इंतज़ार करते रहे सोनिया गांधी के आदेश की, उनकी मंजूरी की। इस बीच वो लोग कई बार दिल्ली आए, मिलने की कोशिश की, मुलाकात नहीं हुई। पहली बार मुलाकात हुई थी, उसके बाद मुलाकात नहीं हुई और इसकी मंजूरी नहीं मिली। आखिर में 6 महीने बाद जगन ने फैसला किया कि कुछ भी हो वो ये यात्रा निकालेंगे और यात्रा पर निकल गए। वहाँ से कांग्रेस या कहिए सोनिया गांधी और जगन मोहन रेड्डी के रिश्ते खराब हो गए। फिर उसके बाद इस यात्रा के ख़त्म होने के बाद मार्च 2011 में जगन ने नई पार्टी बना ली, वाईएसआर कांग्रेस। और मार्च 2011 में पार्टी बनी और अगस्त 2011 में आंध्र प्रदेश के आदेश पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई और 27 मई 2012 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर कई आरोप थे। उन पर सबसे बड़ा आरोप कहें आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये था कि अपने पिता के रसूख का उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पद के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कई कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया, उसके बदले में रिश्वत ली। सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। अब तक 10 चार्जशीट फाइल हो चुकी है। ईडी और सीबीआई का जो आकलन है, जो उन्होंने अभी तक जांच में पाया है कि 1172 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई। अलग अलग कंपनियों से ली गई, निवेश के नाम पर ली गई। जगन ने फर्जी कंपनियां बनाई, उनके नाम से, निवेश के नाम से पैसा लिया। जैसे इंडिया सीमेंट, देश की अग्रणी सीमेंट कंपनी है, उसने 140 करोड़ का निवेश किया जगन की कंपनी भारतीय सीमेंट में, और ऐसे समय में किया जब वो कंपनी का कामकाज शुरू भी नहीं हुआ था। लेकिन आप ये देखिए कि उस कंपनी का, जगन की उस कंपनी के शेयर का भाव
इंडिया सीमेंट के भाव से 1300% ज़्यादा दिखाया गया, और इस तरह से दिखा के कि वो शेयर दे के और उसके बदले में जो है ये इन्वेस्टमेंट आया है। इसी तरह से और कई कंपनियों को जो है ज़मीन देकर और दूसरी सुविधाएं देकर। उस दौरान आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू दिल्ली अक्सर आते थे और गट्ठर के गट्ठर डॉक्यूमेंट लेकर आते थे, सबको दिखाते थे कि ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, इस तरह से ज़मीन बेची जा रही है, SEZ की ज़मीन का ये घोटाला हो रहा है। लेकिन कोई न मीडिया में किसी ने सुना, न राजनीतिक हलके में किसी ने सुना। उनके पुराने साथी जो वामपंथी थे, उस समय 2004 में UPA की सरकार बन गई थी, CPI सरकार में थी, और बाकी वामपंथी दल जो है वो समर्थन कर रहे थे सरकार का, इसलिए कोई कांग्रेस के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। तो चंद्रबाबू नायडू की कहीं सुनवाई नहीं हुई, लेकिन मामला ये जांच जो है बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ी जब जगन अलग हो गए और अलग पार्टी बना ली उन्होंने। 29 नवंबर 2019 को, इस बीच में 2014 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हुआ। विधानसभा चुनाव में लग रहा था कि जगन की पार्टी सत्ता में आ जाएगी, लेकिन उन्हें 175 में से केवल 67 सीटें मिली। लेकिन 2019 में वो लोकसभा की 25 में से 22 सीटें जीत गए और विधानसभा की 175 में से 151 सीटें जीत गए। उनका राजनीतिक कद बढ़ गया। इतनी कम उम्र में एक राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, एक प्रमुख राज्य के। उसके बाद 29 नवंबर 2019 को उन्होंने अदालत में एक एप्लीकेशन दी कि ये जितनी चार्जशीट है सबको इकट्ठा करके एक मुकदमा चले। अब देखिए, यही इच्छा जो है लालू प्रसाद यादव की भी थी। चारा घोटाले में उनके खिलाफ 4 मामले थे, वो चाहते थे चारों को क्लब कर दिया जाए। इसके लिए ये CBI उसको अलग करने पर जोर न डाले अदालत में, इसके लिए वो बीजेपी इसके लिए बीजेपी के सामने उन्होंने बहुत बड़ा ऑफ़र रखा था, लेकिन उसकी बात फिर कभी करेंगे। अभी जगन मोहन रेड्डी की बात। तो उन्होंने ये कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने नहीं माना, कहा कि सब मुकदमे अलग अलग चलेंगे, और इसके अलावा सारे मुकदमे CBI की स्पेशल कोर्ट को ट्रांसफ़र हो गए। तो CBI और ED के मिलाकर कुल 36 मामले हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है या चार्जशीट फाइल हो चुकी है। जगन जिस दौरान जेल में रहे 16 महीने, उस समय उनकी माँ विजयम्मा और उनकी बहन शर्मिला रेड्डी ने पार्टी चलाई। शर्मिला रेड्डी ने प्रदेश में लगभग 3000 किलोमीटर की पदयात्रा भी की और पार्टी के लिए चुनाव प्रचार से लेकर हर तरह का संगठन खड़ा करने और बाकी काम उन्होंने किए। जगन के निकलने के बाद पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, लेकिन जब 2019 में सरकार बन गई, उसके बाद जगन को लगा कि अब वो इस जाल से निकल सकते हैं, उनके पास ताकत है, सत्ता है और उनकी बात सुनी जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज NV रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक आदेश दिया देश के सारे हाई कोर्ट्स को, और ये कहा कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जितने मुकदमे हैं उनकी त्वरित सुनवाई की जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए, और उसके लिए अलग से अदालतें भी बनी हुई थी पहले से, उनमें चलाया जाए, और 1 साल के अंदर इनका फैसला हो जाए। जगन मोहन रेड्डी को लगा कि ये अब उनके खिलाफ शिकंजा कस रहा है, तो उनकी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन वो कर क्या सकते थे? उनकी सारी कोशिश जो है वो कामयाब हो नहीं रही थी। वो 2014 से ही NDA सरकार का समय समय पर साथ देते रहे हैं, ख़ासतौर से राज्यसभा में। जब भी ज़रूरत पड़ी NDA को, BJP को, उन्होंने उनका साथ दिया। तो उनको उम्मीद थी कि शायद यहाँ से कुछ मदद मिलेगी। तो इसी उम्मीद में वो 23-24 सितंबर 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले, और उनकी दोनों की क्या बातचीत हुई ये तो पता नहीं है, लेकिन वहाँ से बातचीत से निकलने के बाद जगन काफ़ी निराश थे। उसके बाद वो मिले एक और बड़े नेता से BJP के,
और जिनका प्रभाव अच्छा खासा है पार्टी में, उनकी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सीधे बात हो जाती है। जगन को लगा कि शायद वो कुछ मदद कर पाए, उनको पहले से जानते थे। उनके पास गए, उन्होंने कहा कि देखिए ये पुरानी बीजेपी नहीं है, ये जो दो लोग हैं, उनका इशारा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर था, जिस दिन आपके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे और आपके जेल जाने की नौबत आएगी, ये आपको छोड़ देंगे, आपको हाथ भी नहीं लगाएंगे। उस समय जब जगन आए थे अमित शाह से मिलने, तब ये बड़ी चर्चा थी, पूरे मीडिया में चर्चा थी कि वो बस 1 दिन 2 दिन 4 दिन के अंदर ही जो है एनडीए ज्वाइन करने वाले हैं, एनडीए ज्वाइन करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये बात इस मुलाकात के बाद, इन दो लोगों से मुलाकात के बाद जगन की ये बात यहीं ख़त्म हो गई कि वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं। जगन को समझ में आ गया कि एनडीए में शामिल वो हो भी जाएं तो इस मामले में उनको कोई मदद नहीं मिलने वाली है। वो हैदराबाद लौट गए। उसके बाद फिर उन्होंने अपने सलाहकारों से बात की और उन्होंने उसके बाद वो काम किया जो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। उन्होंने जस्टिस रमन्ना के खिलाफ सीजेआई एसए बोबडे को एक पत्र लिखा और उस पत्र में कहा कि जस्टिस रमन्ना आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच को मैनेज करते हैं, उनके खिलाफ फैसला हो या उनके खिलाफ जो जज हो सकते हैं उनको उनके केस पर लगाया जाता है। इसके विपरीत चंद्रबाबू नायडू के मामले में जो उनकी सरकार ने, जगन की सरकार ने मुकदमे दर्ज किए हैं, उनमें ऐसी बेंच के पास मामले जाते हैं जहां उनके अनुकूल फैसला आए या उनके प्रति सहानुभूति हो। जगन मोहन रेड्डी ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने और गिराने की साजिश रची जा रही है और इसके लिए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह का आरोप किसी मुख्यमंत्री ने आज तक किसी सुप्रीम कोर्ट के जज, और वो भी ऐसे जज जो कुछ समय बाद ही भारत का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश बनने वाला हो, नहीं लगाया था। लगा जगन को ऐसा कि ऐसा करने से एक तूफान खड़ा होगा, जस्टिस रमन्ना चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे, तो उसका प्रभाव जो है आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के जजों पर भी पड़ेगा और उनको जो है उनके बचाव का रास्ता कोई ना कोई निकल आएगा। जस्टिस बोबडे ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोबडे ने इंटरनल प्रोसीजर जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, उससे इस मामले की, पूरे मामले की जांच कराई। जस्टिस रमन्ना से भी बात हुई। उसके बाद 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया कि जगन मोहन रेड्डी की जो शिकायत है उसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है, उसको रिजेक्ट किया जाता है। जस्टिस रमन्ना के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। उसके बाद उनके चीफ जस्टिस बनने का रास्ता साफ हो गया। 24 अप्रैल को वो पदभार ग्रहण भी कर लेंगे। तो अब जगन मोहन रेड्डी के लिए रास्ता बड़ा मुश्किल हो गया है। तो उनको अब ये लग रहा है, उनको डर सता रहा है कि कोई दिन, किसी दिन सीबीआई उनके दरवाजे पर आएगी, ईडी उनके दरवाजे पर आएगी, उनकी फिर से गिरफ्तारी होगी, उनकी पेशी होगी और अदालत का फैसला जैसे ही चार्जेस फ्रेम होंगे, उनको दोषी ठहराया जाएगा, उनको जेल जाना पड़ेगा। तो जेल जाना पड़ेगा तो किसी न किसी को मुख्यमंत्री का पद सौंपना पड़ेगा। वही प्रश्न जो लालू यादव के सामने एक समय था, चारा घोटाला में जेल जाने के समय। उन्होंने चुना अपनी पत्नी राबड़ी देवी को। तो ये माना जा रहा था कि चूंकि जब जेल में थे 16 महीने जगन, तब उनकी पार्टी, उनकी माँ और उनकी बहन शर्मिला ने चलाया था, तो ज़्यादा उम्मीद ये थी लोगों को कि वो अपनी गद्दी मां को सौंप कर जाना चाहेंगे। लेकिन 2019 में सरकार बनने के बाद से मां और बहन से जगन के संबंध पहले जैसे नहीं रह गए। अब वो उसके कारण पारिवारिक हैं, राजनीतिक हैं, या परिवार के सदस्यों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, ये पता नहीं। लेकिन ये इतना सही है कि संबंध उस तरह के नहीं रह गए और जगन उन दोनों में से किसी को सत्ता सौंप कर नहीं जाना चाहते अगर उनको जेल जाने की नौबत आती है। तो ये इस मामले को वो कोई मतलब हल्के में नहीं ले रहे हैं, बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया है, हालांकि ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है,
कोई ऐसा बयान उनका नहीं आया है, किसी इंटरव्यू में ऐसी बात नहीं कही है, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया है अपनी पत्नी भारती रेड्डी पर। उनकी पत्नी को इस समय, पढ़ी लिखी हैं, उनकी पत्नी को इस समय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है अलग अलग विभागों के मामले में, सरकार की जो प्रक्रिया है उसके बारे में, विधायी प्रक्रिया के बारे में, ये सब का उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति आई तो वो उन्हें गद्दी सौंप कर जा सके। अब आप देखिए कि बिहार से आंध्र प्रदेश तक परिवार की पार्टियों का रुख एक ही होता है। पार्टी में किसी कार्यकर्ता पर, किसी नेता पर भरोसा नहीं होता, परिवार पर ही भरोसा होता है। लालू प्रसाद यादव ने किया, और तमाम उदाहरण हैं, नेताओं ने अपने बेटे बेटियों को जिस तरह से पद सौंपा वो राजनीतिक विरासत की तरह है। जैसे राजे रजवाड़ों के समय होता था कि राजा का पुत्र ही जो है वो गद्दी संभालता था, उसी तरह से हमारे राजनीतिक दलों में भी, इस डेमोक्रेसी में भी होता है। तो और जगन रेड्डी कोई उसके अपवाद नहीं है। ये ठीक है कि उनके पिता की मौत के बाद उनको गद्दी नहीं मिली उस तरह से, जिस तरह से स्वाभाविक रूप से दूसरी पार्टियों में मिल जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने भी, अब ये बहुत विश्वास के साथ, तो दावे के साथ बल्कि नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी ऐसी कोई घोषणा हुई नहीं है, लेकिन इसकी भरपूर संभावना है, इसकी पूरी संभावना है कि जगन मोहन रेड्डी दक्षिण के लालू प्रसाद यादव बन सकते हैं और भारती रेड्डी दक्षिण की राबड़ी देवी बन सकती है। तो इंतज़ार कीजिए, ये समय, मतलब बहुत लंबा समय आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि अदालत की जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, 24 को जस्टिस रमना जब चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो उन्होंने जो आदेश दिया था कि 1 साल में फास्ट ट्रैक पर चलाकर इन सारे मुकदमों का फैसला किया जाए, उनकी निगाह में जगन का केस नहीं रहा होगा और नहीं होगा भी नहीं, लेकिन सारे मामले इस तरह के, क्योंकि कहा गया कि इसका दुरुपयोग भी होता है, एक उदाहरण भी दिया गया, और उदाहरण दिया गया हरियाणा के संपत सिंह का, जिन्होंने भजन लाल पर जो है आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, और 1985 में उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जसवंत सिंह कमीशन बना दिया। उस कमीशन की रिपोर्ट का क्या हुआ, क्या ये तो पता नहीं है, लेकिन 1993 में भजन लाल फिर से मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने संपत सिंह के खिलाफ ही भ्रष्टाचार का जो है मुकदमा दायर करवा दिया। उनको 2002 में फिर निचली अदालत से जो है बरी हुए, फिर हाई कोर्ट में सरकार ले गई मामला, तो 2010 में जाकर वो बरी हुए। तो 17 साल लगे उन्हें झूठे मुकदमे से बरी होने में। तो इस मायने में ये बहुत अच्छी पहल है जस्टिस रमना की, कि जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके मामले में मुकदमे का जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाए। अब जगन रेड्डी के मामले में क्या होगा, ये हमको आपको कुछ दिनों इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दें, ये चैनल देखिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए। नमस्कार।